आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट कल अब आदेश सुनाएगा। आज शाम अंतरिम आदेश आ सकता है। कोर्ट ने कहा है कि संभव हुआ तो टुकड़ों टुकड़ों में फैसला दिया जाएगा, एक एक पॉइंट के जरिए फैसला दिया जाएगा। बताएं कि आज कोर्ट में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगी है। कोर्ट ने कहा है कि किसानों पर केंद्र सरकार की अब तक की कोशिशों से कोर्ट निराश है, नाखुश है। कोर्ट ने पूछा, जब किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर नए कानून को होल्ड क्यों नहीं करते? अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो फिर हम कर देंगे। सीजेआई ने कहा कि हम कृषि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाना चाहते हैं और कमेटी की रिपोर्ट आने तक नए कानूनों के लागू होने पर रोक लगाना चाहते हैं। कोर्ट ने कमेटी के लिए किसानों और सरकार से नाम भी मांगे हैं। तो बड़ी खबर, कोर्ट ने इससे पहले भी पूछा था केंद्र सरकार के वकील से कि क्या होल्ड किया जा सकता है या नहीं। चलेंगे सीधा। संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। संजय, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। शाम तक पहली बात कहा जा रहा है कि अंतरिम फैसला कुछ आ सकता है और कल इस पर कोर्ट बात करेगा और कल इस पर कोई फैसला ले सकता है कोर्ट। संजय, पहले तो मैं ये बताऊं कि फैसले में और आदेश में बहुत फर्क होता है। अगर हम कानून की भाषा देखें तो उसमें अभी सिर्फ आदेश आएगा और आदेश में भी अंतरिम आदेश आ सकता है। कोर्ट ने कहा है कि हम शाम तक कुछ इसमें पार्टली हम कुछ आदेश देंगे। कल कोर्ट इस कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करेगा, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर कोर्ट का एक आदेश आएगा। वो आदेश तब तक कमेटी के नाम भी तय हो जाएंगे और कमेटी में जो सरकार की तरफ से विशेषज्ञों के नाम, इसके अलावा किसान संगठनों की तरफ से किन किन लोगों को कमेटी में शामिल किया जाएगा, उस पर विस्तृत चर्चा होगी और एक फाइनल होने के बाद कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे, बाकी कैसे क्या काम होगा, तो सारी चीजें, यानी जो कहते हैं खेल के नियम तय करना, वो कल तय हो जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि हाँ, वो पार्शियली टुकड़ों टुकड़ों में पार्ट वाइज अपने आदेश को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल तो अभी आदेश ही आने, क्योंकि कमेटी फिर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को पेश करेगी, कोर्ट फिर उस रिपोर्ट को सरकार तक भेजता है और उस पर अमल करने की बात करता है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने लगातार ये कहा, पिछली सुनवाई में कोर्ट कमेटी की बात कर रहा था, कमेटी की बात सामने आ गई। इस सुनवाई में कोर्ट ने इसको तब तक इन कानूनों पर अमल को रोक लगाने की बात कही, टालने की बात कही। तो जाहिर है कि या तो आज रात के फैसले ऑर्डर में या फिर कल जब सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद हो सकता है, बहुत चांसेज ऐसे हैं कि कोर्ट इसमें यह कहे कि जब तक सर्वमान्य हल ना निकल जाए तब तक इन कानूनों पर अमल को स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, होल्ड पे लिया जाए। हाँ, मौसमी सिंह भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन अगर ऐसा होता है, जितेंद्र बहादुर जरा वहां से सिंघू बॉर्डर से किसानों की राय लीजिए, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल नवजोत, यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि समिति बनाई जानी चाहिए और नाम भी मांगे गए हैं। आप लोगों को किस तरीके से लगता है कि इसका हल अब क्या निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन गर्दन हमारी पूरी फंसी हुई है, उसको आधा निकालने की जरूरत नहीं, हमें पूरा निकालना है। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरा आग्रह है कि इस तरह के कोई फैसला नहीं करे कि जो समझौते तक हो, क्योंकि हम लोग 1.5 महीने से इसको टाल रहे हैं। हम लोग समझौता नहीं चाहते, हम लोग पूरी तरीके से कानून को रद्द करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से सोचे कि किसान का पूरा गर्दन फंसा हुआ है, आधा निकाल के अब क्या कीजिएगा? अगर हमें निकालना है तो पूरा निकाले। तीनों कानून रद्द होना चाहिए और एमएसपी की गारंटी हमें चाहिए, इससे नीचे हम लोग नहीं है। बिल्कुल एमएसपी की गारंटी, लेकिन कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से टिप्पणी की गई और ये कहा गया कि ये जो कानून है और आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है उसको लेकर के होल्ड किया जाना चाहिए, कमेटी की भी बात कही है। आप लोगों को क्या लगता है कि इससे आप लोग अब आंदोलन में पीछे की तरफ जाएंगे? हम पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जितना भी जोर लगेगा लगाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमें 5 साल लग जाए, साल लगे, 2 साल लगे, क्यों वापस करेंगे, वापस फिर जाएंगे। कानून वापसी पर किसान अड़े हैं। बिल्कुल जितेंद्र, मौसमी सिंह भी हमारे साथ है। मौसमी सिंह, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है जिस तरीके से शरद पवार और तमाम दूसरे नेता मुलाकात कर रहे हैं। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आ गया
कि कोर्ट जो है पॉलिसी पर फैसला नहीं कर सकता और कोर्ट इस मसले पर इंटरवीन करेगा जब जहां पे किसान लगातार ये मुद्दा जो है सियासी बना हुआ है, ये पॉलिसी जो निर्णय हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार के घर पे जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठक चल रही थी, सीताराम येचुरी और डी राजा मिल रहे थे, तो सियासी गहमा गहमी लगातार बरकरार है, लगातार इस पर सियासत हो रही है। और कहीं ना कहीं ये सही है कि लगातार जिस तरह से ये आंदोलन इतने दिन से खिंचा है, दबाव सरकार के ऊपर भी है, 26 जनवरी भी सर पर है और इन सब मुद्दों को लेकर लगातार तमाम विपक्षी दल भी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा, जितेंद्र बहादुर मौसमी हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ेंगे, बंगाल की सियासत की बात करते हैं क्योंकि सियासी घमासान एक वहां भी मचा हुआ है, लेकिन अब इसमें सीता की एंट्री हो गई है और बीजेपी को घेरने के चक्कर में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी को ना जुबान पर अपनी काबू नहीं रख पाए हैं और ना ही उनका दिमाग पर काबू है। ममता के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर अब बीजेपी तमतमा गई है। पार्टी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की। हिंदुओं को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीता माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बनर्जी होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। সীতারামের কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টিকে হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। बंगाल की सियासत में अब मां सीता की भी एंट्री हो गई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी चुनावी सभा में विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। उन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में वो कुछ ऐसा बोल गए कि खुद ही विवादों में घिर गए। शनिवार को बैरकपुर की चुनावी सभा में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी यूपी के हाथरस कांड के बहाने बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो मिसाल चुनी वो उल्टी पड़ गई। निशाना योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर था, पर मां सीता को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो किसी भी लिहाज से जायज नहीं हो सकता। সীতারামের কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টিকে হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। जैसे ही कल्याण बनर्जी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मेघालय के पूर्व गवर्नर और बीजेपी नेता तथागत रॉय ने ट्विटर पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। इस इंसान को जानते हैं? कल्याण बनर्जी एक हिंदू ब्राह्मण और टीएमसी सांसद। ये कह रहे हैं कि सीता राम के पास जाकर बोली, मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी की हाथरस पीड़ित जैसा हो जाता। राम भक्त जवाब देंगे। राम भक्तों ने इस ललकार का जवाब देने में देर नहीं लगाई। हावड़ा के गोलबाड़ी थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज करा दिया। ये जो वर्ड बोले कल्याण बनर्जी ने हमारे सीता माँ के लिए, ये बहुत गलत बात है और हमारे हिंदुओं के लिए बहुत आघात लगा है। इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं जाकर इसे कंप्लेन किया और एफआईआर के लिए मैं गोलाबाड़ी गया। मैं चाहता हूँ कल्याण बनर्जी हमारे गुरु सीता माता के लिए माफी मांगे। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के बयान को हाथों हाथ लेकर न सिर्फ इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया, बल्कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ भी बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट है जो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, ये उसका परिणाम है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बनर्जी जैसे लोग जो भाषाई मर्यादाएं भूल रहे हैं, उनको सलाह देना तो बेमतलब की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि
जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता मां को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए ममता बनर्जी के वो राइट हैंड है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है। कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसको पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसको पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे। मामला मां सीता से जुड़ा तो मिथिलांचल भी एक्शन में आ गया। मैथिली समाज ने कल्याण बनर्जी को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए माफी मांगने की मांग की है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जय श्री राम के नारों पर बिफरी ममता बनर्जी ने उसे ही एक मुद्दा बना दिया था। अब 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी की सीता माता पर टिप्पणी कुछ ऐसी ही दिशा में जा रही है। पार्टी ये बखूबी जानती है कि इससे नुकसान हो सकता है और बीजेपी इसे उठाने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। आखिरकार राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस मुद्दे का तीर तरकश से निकलकर सही निशाने पर लगे। बंगाल में चुनावी साल है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में ये तो अभी विवादित बयान की शुरुआत है। अभी तो नेताओं के कई बेतुके बयान दिखाई देंगे, कई जुबानी जंग दिखाई देंगी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, दीपक देबनाथ और वैद्यनाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो सुनिए जरा किस तरीके से अब सियासत हो रही है। सीता के नाम को लेकर किस तरीके से बयानबाजी हुई और फिर उसको लेकर अब किस तरीके से सियासत शुरू हो गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जिन्होंने बोलते बोलते वो कुछ ऐसा बोल गए कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात। सीता हरण पर कल्याण बनर्जी ने एक विवादित बयान दे दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीता अपहरण के मामले को हाथरस कांड से जोड़ दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष जी। दिलीप जी, कल्याण बनर्जी ने कहा है कि सीता ने राम को कहा था कि अगर रावण की बजाय उनके चेले उनका अपहरण करते तो उनका हश्र जो है हाथरस कांड जैसा। तो किस ढंग से देखते हैं? देखिए, ये जो टीएमसी के नेता लोग हैं इतना हताश हो चुके हैं, क्या बोलना नहीं बोलना, किसके बारे में बोलना, इसका कोई सीमा तक नहीं है, सीमा पार कर चुके हैं। तो इसलिए संस्कृति के ऊपर इस प्रकार बातें करना, जिस पर श्रद्धा है लोगों का, जिनका सेंटिमेंट है, इस विषय पर इस प्रकार छेड़खानी करना बहुत गलत बात है। अपना प्रतिष्ठा को देखते हुए बातें करनी चाहिए। किस चीज़ को किसके साथ जोड़ना चाहिए भी सोचना चाहिए। सबकी सीमा होनी चाहिए। तो ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? पहले भी आप लोग टारगेट करते रहे हैं कि ये लोग हिंदू जो रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, उनको तृणमूल कांग्रेस जो है करने नहीं देती है। तो ऐसे एक ये बयान आना, हाथरस कांड से तुलना करना, तो किस ढंग से आपको लगता है कि क्या वजह, क्या चुनावी माहौल है, इस वजह से, किस वजह से ऐसा बयान है? चुनावी माहौल नहीं है, ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार बातें करते हैं। इसका कोई बेस नहीं है। देखिए, इसका पहले भी इस प्रकार बात कर चुके हैं। जय श्री राम नारा सुनकर ममता बनर्जी घबराती थी और लोगों को अरेस्ट भी किया, गाली भी दिया। आज गांव-गांव में आइए, आप देखिएगा, सारे लोग खड़ा होकर जय श्री राम बोलते हैं। ये एक वार क्राई हो गया है। लोगों ने ममता को जवाब देने के लिए जय श्री राम को अपनाया है। महिलाएं खड़ा होकर जय श्री राम बोलती है, फूल फेंकती है। इसका ये नतीजा है, बंगाल में जो लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, सात्विक और तात्विक लोग हैं, इनकी सेंटिमेंट पर चोट पहुंचाकर राजनीति नहीं चलेगा। ये तो कम से कम कम्युनिस्टों से देख के सीखना चाहिए था। इन लोगों ने नहीं सीखा है। रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर जो राजनीति करते हैं, बम बंदूक और टेररिस्ट को लेकर जो राजनीति करते हैं, उनके साथ लोग रहना नहीं चाहते हैं। इसका जवाब लोग अगले चुनाव में दे देंगे। तो क्या चाहते हैं? कल्याण बनर्जी ने जो बयान दिया है, क्या चाहते हैं उनके खिलाफ? क्योंकि बीजेपी कुछ लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, एफआईआर भी दर्ज हुआ है। क्या चाहते हैं कल्याण बनर्जी? नहीं, देखिए, एफआईआर अगर ये सब तो एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उन पर क्या एफआईआर करें? आप नहीं जानते हैं कानून, नहीं जानते हैं लोगों की सेंटिमेंट को। इतने बार का चुनाव हुआ, जो एमपी हैं, तो सब जानते हुए इस प्रकार बात करके एक बिना मतलब का उत्तेजना फैलाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार सीपीएम वालों ने भी किया था और लोग उनको बराबर वहाँ से निष्कासित किया, अब टीएमसी की हालत उससे भी खराब है।
और लोग इनको बराबर लोकतंत्र के माध्यम से इनको उचित शिक्षा देंगे। और अब बात वैक्सीनेशन की कर लेते हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज से ठीक 5वें दिन टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 16 जनवरी को देश का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। और इसी संबंध में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें वैक्सीनेशन रोल आउट पर चर्चा होगी। साथ ही साथ सभी मुख्यमंत्रियों से राज्य में वैक्सीनेशन की तैयारियों पर भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। और उधर बिहार में भी तैयारी पूरी हो चुकी है और वहां वैक्सीनेशन के 300 सेंटर्स बनाए गए हैं। और जानकारी दे रहे हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना के टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बिहार में भी ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं बिहार सरकार की, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। मंगल जी, 16 जनवरी से ये जो पूरी टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जाहिर सी बात है ये दुनिया का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है देश में। बिहार सरकार की कैसी तैयारी है इसको लेकर? स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की हुई है। जो कोरोना का टीकाकरण होना है उसके लिए प्रशिक्षण देने का काम करना था, जो पूर्ण हो चुका है। और प्रशिक्षण देने के बाद 2 बार ड्राई रन हुआ है, मतलब मॉक ड्रिल हो चुका है। और एक बार 3 जिले में हुआ, फिर दूसरी बार सभी जिलों में हुआ। और राज्य के लगभग 125 केंद्रों पर ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम संपन्न किया जा चुका है। इसका मतलब है कि हमने जिन लोगों को प्रशिक्षित किया है वो लोग अब पूरी तरीके से तैयार हैं लोगों को टीका देने के लिए। प्रशिक्षण के बाद जो केंद्र तय करने हैं वो केंद्र तय हो गए हैं। 16 तारीख से 300 केंद्रों पे टीकाकरण का काम शुरू होगा। इसमें हमारे जो गवर्नमेंट के सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वो रहेंगे, 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रहेगा प्राइवेट। उसके अलावे जो हमारे पीएचसी हैं, 208 पीएचसी इसमें रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे सदर अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल है चिन्हित, और इसके अलावे लगभग 34 प्राइवेट संस्थान होंगे जिन जगहों पे ये टीकाकरण का काम 16 तारीख से शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से नाथूराम गोडसे को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर ग्वालियर में गोडसे ज्ञानशाला का कल शुभारंभ हुआ। ग्वालियर के दौलतगंज स्थित हिंदू महासभा कार्यालय में गोडसे की तस्वीर पर माला पहनाकर तिलक लगाकर आरती उतारी गई। हिंदू महासभा के लोगों ने इस दौरान गोडसे अमर रहे के नारे लगाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महात्मा गांधी के कातिल को इतना सम्मान क्यों? जिस शख्स ने राष्ट्रपिता की हत्या की उसका महिमा मंडन क्यों? बताया भी जा रहा है कि हिंदू महासभा ने पहले भी गोडसे का मंदिर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने इसे रोक दिया था। क्या अब इस पर फिर से प्रशासन हस्तक्षेप करेगा? अखिल भारत हिंदू महासभा ने देश की आजादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। क्रांतिकारी शहीदों का, बलिदानियों का जत्थे के जत्थे दिए। हम आज बता देना चाहते हैं कि इन क्रांतिकारियों बलिदानियों का जो है अपमान किया गया कांग्रेस के द्वारा और देश का विभाजन किया गया। जो प्रतिकार किया वो गांधी का नहीं, उनको जिन्ना का भी प्रतिकार करना था। और हम चाहते हैं यदि देश का कोई भी विभाजन करेगा तो हिंदू महासभा उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। नाथूराम गोडसे हम हिंदू महासभा फिर पैदा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।